Hello student, I am Dr. Sarita Khandelwal, Assistant Professor फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट, जैसा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की स्टडी कर रहे हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में दो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस की बात की थी। आज के लेक्चर में हम तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एमाइड की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कार्बोक्सिलिक एसिड के तीसरे डेरिवेटिव्स एमाइड का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो CH3CO NH2 होता है। सबसे पहले हम इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। जब एसिटिल क्लोराइड की अमोनिया से रिएक्शन कराई जाती है तो एसिटामाइड मिलता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड मिलता है। इसी तरह एसिटिल एनहाइड्राइड की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो एसिटामाइड मिलता है और इथाइल एसीटेट की अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो भी एसिटामाइड मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि जो अदर एसिड डेरिवेटिव्स हैं, अगर उनकी अमोनिया से रिएक्शन कराई जाती है तो हमें एमाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब जो दूसरा मेथड है वो है एल्काइल साइनाइड्स के पार्शियल जल अपघटन से हमें एमाइड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल साइनाइड है, जब इसका पार्शियल जल अपघटन कराया जाता है H2O2 की प्रेजेंस में तो एसिड एमाइड मिलता है। आप ध्यान रखिए, सिर्फ पार्शियल जल अपघटन से एमाइड मिलता है। अगर इन साइनाइड्स का हम कंप्लीट जल अपघटन करा देंगे तो हमें एसिड प्राप्त होगा। तो अगर आपको एमाइड चाहिए और आपका एमाइड डिजायर्ड प्रोडक्ट है तो आप इसका आंशिक जल अपघटन या पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाएंगे। तीसरा जो मेथड है वो ये है कि जब एसिटिक एसिड और यूरिया की रिएक्शन कराई जाती है तो भी एसिटामाइड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, साथ ही CO2 और अमोनिया रिलीज होती है। तो तीसरे मेथड में आप देख रहे हैं कि यूरिया और एसिटिक एसिड की हेल्प से एसिटामाइड प्राप्त किया जा सकता है। ये तो थ्योरेटिकल मेथड थे, लेकिन वास्तव में प्रयोगशाला में कौन सी विधि काम में ली जाती है वो ये चौथी विधि है। प्रयोगशाला में अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 को जब गर्म किया जाता है तो इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एसिटामाइड प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला में एसिटामाइड हमें प्राप्त करना है तो अमोनियम एसीटेट को सिंपली गर्म किया जाता है और इसका डिहाइड्रेशन होता है, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एसिटामाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये तो चार मेथड थे जिनसे कि एसिटामाइड प्राप्त किया जा सकता है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो जहाँ हमने देखा था कि पहले जो दो एसिड डेरिवेटिव्स के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे वो लिक्विड थे, लेकिन ये जो एसिटामाइड होता है वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यौगिक होता है। शुद्ध अवस्था में ये लगभग गंधहीन होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती है, लेकिन अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी मिली होती है तो सड़े चूहे जैसी गंध आने लगती है। ये आर्द्रता ग्राही यौगिक है, मतलब अगर इसे खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये वातावरण में उपस्थित जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्व कर लेगा। इसी कारण से ये जल व अल्कोहल में शीघ्रता से घुल जाता है। इसका जो गलनांक होता है वो 82 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो क्वथनांक होता है वो 222 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कम अनुभार होने पर भी आप देखेंगे कि इसका जो गलनांक है वो क्वथनांक है वो काफ़ी उच्च है। तो ये बताते हैं कि NH2 समूह की उपस्थिति से इनमें इंट्रामोलिकुलर H बंड पाए जाते हैं, जिससे कि इनमें आपस में संगुणन हो जाता है। इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड NH2 की प्रेजेंस के कारण इसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड पाए जाते हैं, जिससे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। यही कारण है कि इसके गलनांक और क्वथनांक का मान काफ़ी उच्च होता है। तो H बॉन्डिंग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
आपको जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था एच बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से एसिड एमाइड के मॉलिक्यूल्स एच बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अधिक अनुभार वाले एमाइड्स में जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज़ बड़ा होता है तो इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्ड नहीं बन पाते हैं, इसलिए इनके गलनांक कम होते जाते हैं। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये एच बॉन्डिंग को बताता है। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, कि एसिटामाइड किस तरह की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहले है कि एसिटामाइड का वाटर के द्वारा और धीरे धीरे और एसिड के द्वारा तेज़ गति से और बेस के द्वारा बहुत तेज़ गति से जल अपघटन हो जाता है और ये फाइनल एसिड बना लेते हैं। जब बेस लिया जाता है, बेस के द्वारा जल अपघटन किया जाता है तो एसिड का सॉल्ट हमें मिलता है। तो ये जो पहली रिएक्शन है वो इसकी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। एसिटामाइड के क्षारीय जल अपघटन का उपयोग इसके परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, तो पहली जो रिएक्शन होती है वो वाटर एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस और बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस को दिखा रहा है। एसिटामाइड की एक और विशेषता होती है, एच बॉन्डिंग तो ये बनाता ही है, एक दूसरी विशेषता होती है कि ये दुर्बल एसिड और दुर्बल क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर लेता है। CO समूह की उपस्थिति से NH2 समूह की क्षारीय प्रवृत्ति घट जाती है। NH2 वैसे तो NH2 पे लॉन पेयर, NH2 के N पे लॉन पेयर प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो CO ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, तो NH2 आसानी से अपने लॉन पेयर नहीं दे पाता है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रकृति घट जाती है और अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। आप नीचे 2 एग्जाम्पल देखेंगे जो इसके अम्लीय और क्षारीय व्यवहार को बताता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में जब ये HCl से रिएक्शन करता है तो ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति का उदाहरण है, और सेकंड एग्जाम्पल में जब ये HGO से रिएक्शन करता है तो ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति का उदाहरण है। तो ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, हालांकि ये दोनों व्यवहार दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं, वीक होते हैं। ये वीक एसिड और वीक बेस की तरह काम करता है। जब इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन किया जाता है तो एनिलिन हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड का अपचयन किया जाता था तो अल्कोहल मिलता था, लेकिन यहाँ अल्कोहल ना मिलकर आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एमीन मिलता है। P2O5 के साथ जब इसका डिहाइड्रेशन कराया जाता है तो मिथाइल साइनाइड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, और ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मिथाइल साइनाइड का बनना एसिड एमाइड से। तो जब P2O5 लिया जाता है तो इसी से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और हमें मिथाइल साइनाइड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। फिफ्थ रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जब इसको PCl5 के साथ गर्म किया जाता है तो आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में साइनाइड मिलता है। तो PCl5 के द्वारा भी इसको साइनाइड में बदला जाता है। होता क्या है, गर्म करने पर वही निर्जलीकरण हो जाता है और आपको फाइनली साइनाइड मिल जाता है। तो अगर हमें एसिटामाइड से साइनाइड प्राप्त करवाना है तो या तो हमें P2O5 की प्रेजेंस में गर्म करना होगा या PCl5 की प्रेजेंस में गर्म करना होगा। 6 रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एसिटामाइड की रिएक्शन HNO2 से कराई जाती है तो नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और एसिड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। 7वीं रिएक्शन ये एक नेम रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हाफमान हाइपोब्रोमाइड या हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन कहते हैं। ये एसिटामाइड की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एक नेम रिएक्शन है और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एसिडामाइड की रिएक्शन जब Br2 और KOH मतलब बेस और Br2 से कराई जाती है तो हमें एक कार्बन कम वाला मिथाइल अमीन मिल जाता है। आप देखेंगे कि एसिडामाइड में 2 कार्बन है लेकिन जो अमीन मिला उसमें 1 कार्बन है। तो इस से रिएक्शन से एक तो फ़ायदा क्या होता है कि कार्बन चेन आप छोटी कर सकते हैं, 1 कार्बन, ठीक है, और एमाइड को एमीन में बदल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों एसिटामाइड। अब इस रिएक्शन की हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं। सबसे पहले जो Br2 लिया गया था
उससे है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है नाइट्रोजन पे और आपको एन ब्रोमो एसेटमाइड मिलता है। यहाँ हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया, ब्रोमीन से। तो जो ब्रोमिनेशन का यूज़ होता है वो होता है एन ब्रोमोस एसेटमाइड बनाने पर। फिर HBr निकल जाता है और आपको इंटरमीडिएट मिलता है नाइट्रीन। ये इंटरमीडिएट काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि हाफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन या हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट है। ये इंटरमीडिएट काफ़ी अनस्टेबल होता है और इसमें रीअरेंजमेंट होता है इस तरह से, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाता है और रीअरेंजमेंट होके मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। बेसिक अगर कंडीशन है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रह पाता है और इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और एमीन फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। तो रिएक्शन की अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ तो पहले ब्रोमिनेशन होता है, फिर HBr निकलता है, उससे नाइट्रेट इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, काफ़ी अनस्टेबल होता है और इसमें रीअरेंजमेंट होकर आइसोसाइनाइड मिलता है। आइसोसाइनाइड को भी आइसोलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक कंडीशन में काफ़ी अनस्टेबल होता है और फाइनल प्रोडक्ट मिथाइल अमीन में बदल जाता है। तो ये एसेटमाइड की लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे कहते हैं हाफमान हाइपोब्रोमाइड या हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने तीसरा एसिड डेरिवेटिव एमाइड के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर एसिटेमाइड का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेंबर है यूरिया, उसका अध्ययन करेंगे। यूरिया अपने आप में पूरा एक लेक्चर कवर करता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिया का अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।